भारतहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। भारत एक तरफ लद्दाख में चीन के साथ उलझा हुआ है, पूरे देश में कोरोना का संकट है और तीसरी तरफ नेपाल के साथ भी हमारी स्थितियां जो है सुधरती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ताजा स्थिति यह है कि बिहार में एक नदी पर बांध के निर्माण पर नेपाल ने आपत्ति की है। नेपाल के अधिकारियों का कहना है कि ये बांध जो है वो नो मैन्स लैंड यानी ऐसी जमीन पर बनाया जा रहा है जो दोनों देशों में से किसी की नहीं है, यानी सीमा है। इसके पहले एक झड़प नेपाल की सीमा पर बिहार के लोगों यानी भारत के लोगों और वहां के रक्षकों के बीच हो चुकी है, जिसमें नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने गोली चलाई और उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। और इसके पहले आप जानते ही हैं कि कालापानी इलाके में, काली नदी के इलाके में नेपाल ने अपने नक्शे को बदल डाला है और उसके चलते एक नया विवाद शुरू हो गया है, सीमा का विवाद, जो लंबे समय पहले ब्रिटिश सरकार के समय ही सुलझा लिया गया था। इन सारी चीजों पर बातचीत के लिए आज हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे को। युवराज जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। मैं युवराज जी के बारे में बता दूं कि ये बहुत ही सीनियर पत्रकार तो हैं ही, भारतीय अखबारों के लिए, भारतीय पत्रिकाओं के लिए लंबे समय तक इन्होंने काम किया है। देश की जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं और जो अखबार हैं उसके लिए ये दिल्ली में और भारत के दूसरे शहरों में काम करते रहे थे। बाद में नेपाल में एक वहां के प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक के संपादक होकर काठमांडू चले गए और अब एक वेब मैगजीन जो है देश संचार, उसके संपादक है और उसके जरिए एक नई धारणा, नया विचार जो है वो फैला रहे हैं। युवराज जी, मैं बहुत सीधे आपसे सवाल करता हूं कि लग रहा है कि भारत और नेपाल के बीच जो रिश्ते हैं वो लगातार खराब होते जा रहे हैं। आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, इसमें बहुत सारे, शैलेश जी, आपने अपना जो इनिशियल रिमार्क्स उसमें 2-3 चीज का जिक्र किया। एक काला पानी लिपिया लिपिलोग वो सीमा विवाद जो करेंटली अभी एक विवाद के केंद्र में है। दूसरा फ्लडिंग। जहां तक ये फ्लड का सवाल है, 2 तरह का प्रॉब्लम। एक तो बिहार असेंबली का अगर डिबेट देखेंगे, वहां चीफ मिनिस्टर और सिंचाई मंत्री का हर साल का डिबेट अगर देखेंगे तो ये होता है कि नेपाल के कारण वहां फ्लड आया है। क्योंकि नेपाल से पहाड़ी रिवर जाते हैं, उसका मैनेजमेंट रेगुलेशन नहीं है, इसलिए नेचुरली लो लाइंग एरिया में फ्लड जाता है। दूसरा प्रॉब्लम नेपाल जो फेस कर रहा है, ये प्रॉब्लम ये है कि भारत ने बहुत सारे जगह पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास में एक तरफी रूप में बांध बना दिया है, खासकर बिहार और यूपी के, मतलब जो सीमावर्ती एरिया है उसकी उस तरफ, जिसके कारण नेपाल के बहुत सारे क्षेत्र डुबान में वहाँ डुबान होता है और हर साल बालिया जो ये नष्ट हो जाता है। अभी प्राइम मिनिस्टर केपी ओली ने कुछ दिन पहले ये बोला है कि हम भारत से इस चीज पर, मतलब इस विषय पर टेकअप करेंगे। और दूसरा ये कि ये भी रेगुलर फीचर है कि दोनों तरफ के सीमावर्ती लोग के बीच में ये वो अपने से जाकर वो बांध कटवा देते हैं, वो उसके आउटलेट देने के लिए फिर वो लोग सुलह करते हैं। इस सेंस में सरकार, मतलब काठमांडू और दिल्ली काफी दूर है, लेकिन वहाँ के लोग खुद ही सेटल करते हैं। लेकिन 2-3 तरह के प्रॉब्लम, एक सीमा विवाद, दूसरी है उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन एक मेन है कि जो इंडिया कंस्ट्रक्शन करता है एक तरफ से उस तरफ, तो उसके कारण नेपाल में बाढ़ आती है। दूसरा, बरसात के टाइम में, मानसून के टाइम में जो अत्यधिक वर्षा होने के कारण बिहार के जो लो लाइंग एरियाज है वहाँ, यहाँ से फ्लड, मतलब ये ज्यादा बारिश के कारण वहाँ डुबान में चला जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो दोनों देशों को मिल करके इस पर काम करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें कमी है। और एक तरफा काम करने के कारण अगर बांध बनाते हैं तो नहीं बनाते हैं तो बिहार के हिस्से डूबने लगते हैं, और बना लेते हो तो नेपाल के हिस्से डूबने लगते हैं। तो आपको एक ज्वाइंट स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत थी, लेकिन शायद इस पर काम नहीं हुआ है, जिसके चलते विवाद जो है
हर साल नए रूप में सामने आता है। जैसे गंडक और ये प्रोजेक्ट थे, गंडक प्रोजेक्ट और कोसी प्रोजेक्ट, उसमें प्रोविजन है उसका मेंटेनेंस, उसका पानी का बहाव ये है, लेकिन उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो नहीं, एक दूसरा उसके अलावा जो गंडक और कोसी प्रोजेक्ट आपने बोला है, उसके अलावा हर साल कंस्ट्रक्शन हो जाता है इंडिया में, जो नेपाल ने ऑफिशियली इस चीज पर आपत्ति या ये नोट दर्ज किया है हर बार। इस बार भी अभी 10 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज को बोला। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बिहार असेंबली के प्रोसीडिंग देखेंगे तो हर बार जब मानसून होता है वहां मुख्यमंत्री या सिंचाई मंत्री जरूर ये बोलेंगे कि नेपाल के कारण बिहार में डुबान हो गया। जाहिर सी बात है, तो ये एक बड़ी समस्या है कि बिना देखे समझे भारत में एक तरह की एक राजनीति इस तरह की चलती है कि अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों पर लाद दो। मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन ये लगता है कि इस पर जो बातचीत की जरूरत थी और एक ज्वाइंट स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत थी, उस पर कहीं ना कहीं कमी आई। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि नेपाल का संबंध जो है ऐसा है जैसे दो भाई एक ही घर में रहते हो। हमारे यहाँ कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए, नेपाल के लोग भारत आ सकते हैं, भारत के लोग नेपाल जा सकते हैं, नेपाल के लोग भारत में नौकरी कर सकते हैं, किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। तो इतने अच्छे रिश्तों के बाद अब अचानक से एक लगने लगा है कि एक दूरी आ रही है, एक तनाव जो है वो आ रहा है दोनों देशों के बीच में, जो ज्यादा गंभीर है। इसका क्या कारण है? बिल्कुल, अगर आपका रेफरेंस ये काला पानी ये बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो मुझे लगता है कि इसने इस बार इस डिस्प्यूट ने काफी बड़ा एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरह उस रूप में आगे आया। इसका शुरुआत ऐसे हुआ कि जब अगस्त में भारत के केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया और कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी है, उसके बाद जो ऑफिशियल नक्शा भारत ने जारी किया उसमें शामिल किया भारत में देखा गया। तो उसके रिटेलिएशन में नेपाल ने भी अभी जो मैप पब्लिश किया वो जगह को, क्योंकि 2000 जुलाई जब नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद थे और ये इश्यू आया था कि ये विवाद है, हम लोग इसको सॉर्ट आउट करें, तो अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। दोनों ने ये तय किया कि विदेश सचिव के स्तर पर डिप्लोमेटिक मशीनरी और प्राविधिक पक्ष सबको मिलाकर इस समस्या का समाधान होना चाहिए। लेकिन ये निर्णय के बावजूद वो कभी ये आगे नहीं बढ़ा उस समस्या के समाधान पर, मतलब दोनों पक्ष आगे नहीं गए। फिर 2014 में भी ये 2015 में ये जो समस्या था समाधान तो नहीं हुआ, उसमें एक नए आयाम जुट गए। वो ये था कि लिपू लेक उस एरिया से कमर्शियल और पिलग्रिम इसके लिए तीर्थ यात्रियों के लिए कमर्शियल पर्पस के लिए भी और तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए भी सड़क बनाने का निर्णय किया है भारत और चाइना के प्रधानमंत्री ने। उस समय नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला थे। उन्होंने दोनों सरकार को ये एक आपत्ति पत्र भेजा कि हमारे भूमि में हमसे कंसल्ट किए बिना आप लोगों ने निर्णय किया, ये हमको स्वीकार्य नहीं है। और तो ये पृष्ठभूमि था। लेकिन अभी 2019 अगस्त और नवंबर का जो बताया, वहाँ फिर मई 8 को राजनाथ जी ने सड़क उद्घाटन किया और मई 15 को उसी सिलसिला में भारत के जो स्थल सेनाध्यक्ष जी नवारे ने उन्होंने ये बोल दिया कि नेपाल में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो किसी के उकसाहट पर हो रहा है, मतलब चाइना की तरह उन्होंने इंगित किया। तो इसमें एक तो अगर आप जो डिस्प्यूट है उसमें चले जाएंगे सीधा तथ्य के आधार में, प्रमाण के आधार में, और इस स्पिरिट के साथ नेगोशिएशन टेबल में बैठेंगे कि हम इस समय सीमा तक इसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप फिर थर्ड कंट्री को इन्वॉल्व करेंगे कि नेपाल में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो चाइना के कहने पर प्रोटेस्ट हो रहा है, वो वहां से दूसरा उसने दूसरा मोड़ ले लिया।
हालांकि उसके बाद आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर दोनों ने उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की, ये बोल करके नेपाल और भारत का संबंध जैसे हम लोग मानते हैं, बोल रहे थे अभी आप भी, कि पुराना भी बहुत ही यूनिक रिलेशन है, वो उन्होंने अभी बोला। लेकिन उससे थोड़ा यहाँ ये हो जाता है कि नेपाल के जो नेपाली लोग नेपाल का जो इंडिपेंडेंट स्टेटस है और एक स्वाभाविक रिस्पॉन्स होता है टेरिटोरियल मामला में, थोड़ा मतलब सेंटिमेंट एग्जेजरेट भी हो सकता है कभी कभी, समस्या का जितना बड़ा आकार है उससे बड़ा हो सकता है। लेकिन उस समय भी अगर आप ये बोल देंगे कि थर्ड कंट्री इन्वॉल्व है, मुझे लगता है कि अभी का प्रॉब्लम ये है। लेकिन दोनों कंट्री ने सिद्धांततः ये माना है कि इसका सोल्यूशन डिप्लोमेटिक तौर पर ही होना चाहिए। हम उम्मीद करें कि कोरोना के बाद दोनों एक साथ बैठेंगे और इस समस्या को समाधान करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी स्थिति होगी, लेकिन जो आपने अभी बातें कही है उसमें ये लगता है कि एक तरह से नेपाल में ये एक भावनात्मक मुद्दा बन गया है, और कहीं ना कहीं से जो नेपाल के लोग हैं, या जाहिर सी बात है कि सरकार भी ये महसूस करती है कि उसकी उपेक्षा की जा रही है। तो इससे जो है मामले थोड़े और बिगड़ रहे हैं, और उनको शायद ये भी लग रहा है कि बराबरी के दर्जे पर, क्योंकि नेपाल भी एक देश है और भारत भी एक देश है, तो एक जो बराबरी का दर्जा होना चाहिए, जो बैठकर बातचीत होनी चाहिए, उसकी बहुत ज्यादा कमी है, ऐसा लग रहा है। जी, मुझे एक चीज और लगता है शैलेश जी कि जो रिलेशन, एक तो एक आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं नेपाल में, नेपाल के बहुत सारे उन नेताओं के साथ आप मिले जिन्होंने भारत में स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया था, बीपी कोइराला सब भी लोग थे। और एक अभी जो मैं जो देख रहा हूँ भारत और नेपाल में परसेप्शन, जो दोनों कंट्री के बीच का संबंध के बारे में जो परसेप्शन है, जो रियलिटी है, उसमें बहुत बड़ा गैप है। बोलते दोनों पक्ष के नेता ये कभी नहीं थकते बोलते हुए कि नेपाल और भारत का रिलेशन विशेष संबंध है, और वो धार्मिक, सांस्कृतिक, सभ्यता, लोगों के मतलब पीपल टू पीपल रिलेशन, इतिहास का संबंध है, भूगोल का संबंध है, ये सब बोलते हैं, ये रियलिटी है। और एक तो सांस्कृतिक केंद्र, शिक्षा का केंद्र रहा है नेपाल के बहुत सारे लोगों के। हालांकि अब नेपाल में अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बनारस का उस हिसाब से वो हैसियत नहीं रहा होगा, मतलब नेपालियों के लिए तीर्थस्थल अभी भी है, लेकिन शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अब उतना नहीं जाते हैं, या और जगह भी जाते हैं। लेकिन ये तो एक जो लोग बोलते हैं, लेकिन परसेप्शन क्या है, गवर्नमेंट परसेप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि नेपाल चूंकि चीन के साथ भी जुड़ा हुआ है, इसलिए एंटी इंडियन फोर्सेस के लिए वो बहुत ही सेफ आश्रय स्थल है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए वो रिलेशन में हमेशा वो एक आशंका बनी रहती है। नेपाल, वहाँ ज्योग्राफी तो चेंज नहीं होगा, लेकिन नेपाल ये है, भारत के जो हॉस्टाइल फोर्सेस है उनका बास है, उस हिसाब से डिप्लोमेसी को वो लोग चलाते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज वाले चलाते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री वाले चलाते हैं। जो ये सांस्कृतिक और धार्मिक पीपल टू पीपल वाला पक्ष है, जिसको वो जो उसके साथ डील करते हैं, वही नहीं चलाते हैं। इसलिए ये आशंका हर बार जो बढ़ता हुआ, और समस्या जितना बड़ा है उतना बड़ा दिखना, और उसके समस्या में ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिखना, ये समस्या के जड़ में है। अगर भारत और नेपाल के बीच जो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं इस मामले में, वो भी पब्लिक हो जाता है ना, भारत पब्लिक करे, नेपाल सरकार उसका एक्नॉलेज करे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हुए पहले भी। सीमा विवाद पहली बार नहीं हुआ, और काला पानी इश्यू सॉर्ट आउट भी होगा तो वो भी अंतिम समस्या नहीं होगा सीमाओं के बारे में, क्योंकि कभी नदी कोर्स बदल देती है, कभी लैंडस्लाइड होता है, कभी कुछ होता है, इस तरह की समस्या है। लेकिन मुझे लगता है कि वो सिंसियर व्हील नहीं दिख रहा है। और इस बार की समस्या में क्या है, 2015 और 2019 के बाद नेपाल ने दो बार नोट भेजा कि एक हम लोग इसमें वार्ता में बैठे, तो वहां से जवाब नहीं आया। हालांकि अभी आया कि कोरोना के बाद हम लोग बैठेंगे, लेकिन अब जब नेपाल गवर्नमेंट ने सीमा नया नक्शा जारी किया, उसके बाद भारत ने बोला कि जो हमारे अंडरस्टैंडिंग था वार्ता के लिए, वो अंडरस्टैंडिंग का उल्लंघन हो गया, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वार्ता के बिना ये समस्या समाधान नहीं हो सकता है। और एक चुनौती है, अवसर भी है
कि इस तरह एक सॉर्ट आउट करे कि फ्यूचर के लिए जब सीमा विवाद या इस तरह के विवाद आएंगे तो एक मिसाल बन जाए वो कि हमने इस तरह की समस्या को इस तरह से सुलझाया है पहले। बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात जो यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि इस वक्त नेपाल में वामपंथी पार्टी की सरकार है और भारत में दक्षिणपंथी पार्टी की सरकार है। जो यहाँ दक्षिणपंथी लोग जो हैं यहाँ नेपाल को आज भी हिंदू राष्ट्र की तरह देखते हैं और वो समझते हैं कि बस वो एक तरह से हमारा ही एक हिस्सा है, मतलब उसकी स्वतंत्रता को नहीं मानते ऐसा नहीं है, लेकिन ये मानते हैं कि है हमारा ही हिस्सा। तो अब जो है इसलिए लोगों को लग रहा है कि चूंकि वहां वामपंथी सरकार है तो वो वामपंथी सरकार और वो माओवादी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं और इसलिए वो चीन के ज्यादा करीब जा रहे हैं और भारत से नेपाल को दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं या इस तरह की इच्छा उनके मन में है, ऐसा भी यहाँ लोग मानते हैं। सर इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने रखा है। वास्तव में इसके पृष्ठभूमि में हमको जाना चाहिए। ये जरूर है नेपाल में 2017 में जो इलेक्शंस हुए उसमें वामपंथी पार्टी, मतलब जो नेपाल में एक ट्रेडिशनल कम्युनिस्ट पार्टी, ट्रेडिशनल कहिए, एक कम्युनिस्ट पार्टी था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जिसको नेकपा एमाले भी बोलते हैं, ओली उसके अध्यक्ष थे। दूसरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट जो प्रचंड है उसके अध्यक्ष थे। अब ये इसमें हमको यह 2005 में वापस जाना चाहिए जब 2005 में भारत ने एक बहुत ही रेडिकल पोस्चर लिया नेपाल पॉलिसी की बारे में कि जो ट्रेडिशनली भारत का नेपाल में जो ट्रेडिशनल अलाइज थे वो उसमें था मोनार्की बहुत समय से, क्योंकि मोनार्की नेपाल का एक कल्चरल एंटिटी भी था, यूनिटी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी था, कॉन्स्टिट्यूशनल भी था, सारे किस्म से। तो भारत ने डिसीजन लिया कि जो माओवादी, जिसको भारत सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो 1999 से 2004 तक था, उस सरकार ने नेपाल के माओइस्ट को टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। लेकिन उसके बाद वाला जो सरकार बना, मनमोहन सिंह की सरकार, उस सरकार ने ये डिसाइड किया कि हम माओइस्ट के साथ कोलैबोरेट करेंगे और नेपाल में हम गणतंत्र लाएंगे। और भारत सरकार के मध्यस्थता में, जिसको प्रणब मुखर्जी ने उस समय विदेश मंत्री थे, बाद में राष्ट्रपति बने, उन्होंने स्वीकार किया कि भारत ने मध्यस्थता किया। नेपाल के 7 पॉलिटिकल पार्टीज और माओइस्ट, जिसमें कांग्रेस पार्टी की लीडर जीपी कोइराला थे, उस एक 12 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ 2005 नवंबर में। ये बोला गया कि नेपाल में एक निर्णायक आंदोलन होगा और निरंकुश राजतंत्र का अंत किया जाएगा। ये मध्यस्थता भारत में हुई। और 2000 मार्च अप्रैल में जो नेपाल में मूवमेंट हुआ, उसके बाद भारत ने स्टैंड लिया कि भारत के स्टैंड के कारण माओवादी नेपाल के सत्ता और राजनीति के केंद्र में आ गए या लाए गए। और एक ये भारत ने सोचा कि अब माओवादी नेपाल के जो पीपुल के इमर्जिंग रिप्रेजेंटेटिव फोर्स वही है। मोनार्की आउटडेटेड हो गया और मोनार्की को डिस्पेंस करने का निर्णय दिल्ली ने लिया। नेपाली जनता के बीच में वो एजेंडा नहीं था। या और एक ही हुआ। दूसरा कि उसी साथ जब नेपाली कांग्रेस का एजेंडा हमेशा रहा है नेशनलिज्म, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो नेपाली कांग्रेस ने अपना उस समय के लगभग 100 साल का इतिहास को, 60 साल इसका इतिहास को छोड़ दिया और बोला कि हम माओवादी के साथ जाएंगे। माओइस्ट का लीडरशिप उसने एक्सेप्ट किया। अपना जो लीडिंग हैसियत था उसने सरेंडर किया नेपाली कांग्रेस ने। तो भारत ने नेपाल में उसका ट्रेडिशनल अलाइज, जैसे मैंने बोला, मोनार्की और नेपाली कांग्रेस को दोनों को खोया। अब इधर आकर उसके 15 साल में भारत को ये रियलाइजेशन हुआ कि कम्युनिस्ट उसके साथ नहीं है, या नेपाल में उसका जो एक परंपरागत हैसियत था वो गुम गया। वो उसका दूसरा भी कारण है। दूसरा कारण ये है कि नेपाल के जो पॉलिटिकल चेंजेस, भारत ने एक एजेंडा तय किया 2005-6 में, उसकी वैधानिकता के लिए, अंतर्राष्ट्रीय वैधानिकता के लिए भारत ने नेपाल में यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन को भी उसके साथ भी कोलैबोरेट किया।
तो उन्होंने दोनों ने ये स्पष्ट किया कि नेपाल ठीक है, गणतंत्र भारत का एजेंडा है, तो हमारा एजेंडा धर्मनिरपेक्षता है। तो धर्मनिरपेक्षता, फिर उनका धर्मनिरपेक्षता का उनका इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर धर्म परिवर्तन का अधिकार संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया जाता है तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ नहीं रह जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। धर्मनिरपेक्षता को मैं बिल्कुल धर्म की तरह मानता हूँ, और गणतंत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, लेकिन ये दोनों अवधारणा में नेपाली जनता को सहभागी नहीं बनाया गया है। इसका स्क्रिप्ट कहीं और लिखा गया है और एक षड्यंत्र के एक साजिश की तरह नेपाल में आ गया। इसलिए अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो बहस चल रहा है, और ये जब हुआ, जब नेपाल में भारत, अमेरिका और यूरोप का प्रेजेंस हुआ, तो फिर चीन को ये लगा कि ये तो हमारे सभी हॉस्टाइल फोर्सेज है, चीन के बारे में इनका अच्छा धारणा नहीं है, इसलिए ये तिब्बत में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए चीन बहुत बड़ा आकार में नेपाल में आया, बहुत बड़ा उसका लगानी मतलब उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, और वो इन्वेस्टमेंट और प्रेजेंस को मतलब डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उसको यहाँ के राजनीति में भी इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। इसलिए अब कहाँ से शुरू करें, कैसे चीन आया, कैसे भारत आया, और एक तरह से नेपाल इंटरनेशनल प्लेयर्स का प्ले ग्राउंड बन गया, जो पीपी कोइराला आप लोगों के साथ बोलते थे उस समय। एक्चुअली अब ये हो रहा है। इसलिए नेपाल, ये सबसे बड़ा गलती ये हुआ कि नेपाल में जो मूवमेंट हुआ था 2005-6 में, वो इसलिए था कि राजा ने पावर ले लिया है, वो पावर पॉलिटिकल फोर्सेस को हैंड ओवर करना चाहिए, राजा के पास वो अधिकार नहीं। राजा तैयार हो गए, और जो इंडिया से जो इमिसरी आए थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विशेष दूत बन के, डॉक्टर करण सिंह और श्याम सरन दोनों के सामने में, और तुरंत उसने राजा ने हैंड ओवर किया। लेकिन उसके बाद का जो पॉलिटिक्स हो गया, वो लोगों से, ये जो भारत ने अपने विश्वास में ले लिया था 8 नेताओं के, उनके कारण यहाँ का सारे एजेंडा तय हो गए। वो 8 लीडर्स ही सब उसमें हावी हो गए, और पीपल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन और जो चेंजेज आए, वो चेंज बहुत ही शेकी है अभी नेपाल में। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। और मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये कि अभी जो ताजा सारी घटनाएं हो रही हैं, उसको लोग सीधे इससे जोड़ करके देख रहे हैं कि चीन जो है वो नेपाल को भड़का रहा है, और नेपाल उसके इशारे पे चल रहा है। हालांकि इसका थोड़ा सा जवाब आपने दिया, लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि क्या, और इसका कारण ये बताते हैं कि चीन जो है नेपाल में काफी पैसा लगा रहा है, उद्योग लगा रहा है, और वो एक रोड को लेकर के तो चल ही रहा है, जो बॉर्डर रोड है, जो तिब्बत से होते हुए चीन तक, मेनलैंड तक जा रहा है। तो उसके चलते नेपाली जो राजनीति है और नेपाली सरकार है, उसका झुकाव चीन की तरफ हो गया है, और वो चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। जी शैलेश जी, एक चीज जरूर है कि जो मैंने पहले भी बताया, भारत का जो एक परंपरागत हैसियत और क्लाउड था, वो 2005-6 के जो भारत ने यहाँ के बहुत ही उग्रपंथी शक्तियों के साथ अपने को कोलैबोरेट किया, उसके कारण वो चला गया। और चीन अपना बहुत सारे इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट के साथ आ रहा है, उसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी ये कहना सही नहीं होगा कि भारत नेपाल को उकसा रहा है। लेकिन ये जरूर है, जैसे 2015 में ब्लॉकेड हुआ, सब भारत ने बोला कि अभी संविधान जारी मत करिए आप। नेपाल की पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। जो ब्लॉकेड हुआ उसके बाद करीब 1 से 30-35 दिन, उस समय में प्रधानमंत्री केपी ओली ने, उन्होंने चाइना के साथ अलायंस, ये एग्रीमेंट कर लिया, ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटी। ये जरूर है कि चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, और चीन का प्रभाव शायद कल जो भारत का प्रभाव था उससे बड़ा ही आज दिख रहा है। और लेकिन नेपाल की पॉलिटिकल पार्टीज, शायद मुझे लगता है कुछ इंडिकेशन दिख रहा है, रिव्यू कर रहे हैं जो हमने किया 12 पॉइंट, या जो विदेशियों ने नेपाल की पॉलिटिकल एजेंडा तय किया, उसको शायद ये हम रिव्यू करने का टाइम है। क्योंकि जब पॉलिटिकल सॉवरेनिटी नहीं रह जाता है, जब पीपल डिसाइड नहीं कर सकते इंटरनल पॉलिटिक्स में, तो वो भी सॉवरेनिटी पर कॉम्प्रोमाइज होता है। ये नेपाल जरूर अभी फेस कर रहा है। मुझे लगता है कि नेपाली लोगों में एक छटपटी है कि हम इसको रिव्यू करें। युवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारी बातचीत थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन हम दोबारा इस पर बातचीत करेंगे। और ये आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक पहल भारत की तरफ से हो रही है, उसकी जगह अगर राजनीतिक पहल हो, जिस धार्मिक सांस्कृतिक पहल की बात करते हैं वो पहल हो, पीपल टू पीपल बातचीत, और उसको समझने की कोशिश की जाए, तो ये समस्या अब भी इतनी गंभीर नहीं हुई है कि संबंधों को ठीक नहीं किया जा सके। लेकिन ये लगता है कि कम से कम भारत की तरफ से एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। और हम लोगों को भी आश्चर्य हो रहा था कि जब नेपाल में काला पानी के इलाके को उसको नेपाल के मैप को चेंज करके उसमें शामिल करने की बात चल रही थी, संसद में पास नहीं हुआ था, तब भारत ने नेपाल के साथ बातचीत करने की पहल नहीं की। बहरहाल ये बहुत सारे सवाल हैं, इन पर हम एक बार फिर आपसे बातचीत करेंगे। और आज की बातचीत में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं एक बात सिर्फ यहाँ पर दर्शकों आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के बाद आपको एक डिस्क्रिप्शन का लिंक मिलेगा, और उसको अगर आप दबाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि आप हमारे साथ और बेहतर ढंग से कैसे सहयोग कर सकते हैं। इस कठिन समय में ईमानदार पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए आपका सहयोग जरूरी है। आप हमसे ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।